नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। जैसा कि SRM एजुकेट की टीम के द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, उसी श्रृंखला में राजीव सर द्वारा रीजनिंग के क्लॉक टॉपिक का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। आप लोगों ने देखा होगा, उसको सॉल्व भी किया होगा। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है वो रीजनिंग विद राजीव मिश्रा प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा और उस जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करें। और उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। टॉपिक है वर्णमाला। टॉपिक वाइज क्यों है हम आपको बता चुके हैं, फिर से बताना चाहेंगे कि आप जिस टॉपिक को क्लियर करेंगे उस टॉपिक के जवाब प्रैक्टिस सेट के द्वारा जो क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें जो भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हो जो नहीं लगा पा रहे हैं तो उनको आप दोबारा से रिवीजन करेंगे और उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सही से लगाएं और हम लोग पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। उससे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपका पहला प्रश्न है ये कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। ऑप्शंस हैं A, B, C या D। अपने जो भी आपके आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी टाइप करके बताएं। तो आपका ऑप्शन है B, यानी कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दूसरा क्वेश्चन है कि अयोग व की संख्या है A, B, C या D। तो आपका ऑप्शन है C, यानी वर्णमाला में जो अयोग व है उनकी संख्या है 2। तो आइए हम आपको एक बात बताते हैं कि जो वर्णमाला है 52, इसको 3 भागों में बांटा गया है। स्वर, व्यंजन, अयोग व। इसे 3 भागों में बांटा। और जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था अयोग व की संख्या है 2, तो अयोग व जो है उनकी संख्या है 2। और अयोग व कौन कौन से हैं तो आपको बता दें, ये 2 अयोग व हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है ये स्वरों की संख्या है। आपके ऑप्शंस हैं A, B, C या D। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताएं और आपका जो उत्तर है वो A, यानी कि स्वरों की संख्या है 11। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो वर्णमाला है उसको 3 भागों में बांटा गया, स्वर, व्यंजन और अयोग व। तो स्वर और व्यंजन अयोग व हैं। तो और स्वर के बारे में हमने बताया कि स्वर की संख्या है 11। तो आइए हम आगे समझते हैं इसको कि जो स्वर हैं उनकी संख्या है 11 और इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। स्वर को भी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है ये मूल स्वरों की संख्या है A, B, C या D। आपके ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपका उत्तर है B, यानी कि मूल स्वरों की संख्या है 4। जैसा कि हमने बताया मूल स्वर या ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं? A, E, U और री। यानी मूल या ह्रस्व स्वर जो हैं वो हैं ये 4। और इसके बाद दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर की संख्या जैसे कि बताया कि 11 है टोटल, इनकी संख्या है 3। यानी कि जो आ है, आ और आ से मिलके जो बना है वो है आ, और ई से मिलके जो बना है वो ई, और ऊ से जो मिलके बना है वो है ये ऊ। यानी कि 4 और 3 7। और जो 4 बचे हुए हैं वो हैं 4 ए, ओ और औ। यानी कि ये कुल मिला के जो संख्या हुई जाके वो 11 है।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्णमाला को भी 3 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला स्वर, व्यंजन और योग हुआ, और स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व या मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है ए किन वर्णों से मिलकर बना है, जैसे कि ये बताएं। आइए अब समझते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी, और आपका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ए किन शब्दों से मिलकर बना है। आइए हम आपको बताते हैं। ए जो है वो आ प्लस ई से मिलके बना हुआ है, जैसे कि ए जो है वो आ प्लस ए से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली ये चीज है कि आ और ई से ए बना है। कभी कभी क्या होता है कि जब ऑप्शंस आते हैं तो उसमें लोग ध्यान ये रखते हैं कि आ बड़ी ये जो है ए है वो आ और बड़ी ई से मिलके, ऐसा नहीं है, आ और ए से मिलके बनी हुई। आपका अगला क्वेश्चन है औ, यानी बड़ा ओ किससे मिलके बना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका ऑप्शन है सी, यानी कि ओ जो है वो आ प्लस ओ से मिलके बना हुआ है। तो पहले हम समझेंगे ओ, जो ओ है वो आ प्लस ऊ से मिलके बना हुआ है, और जो औ है वो आ प्लस ओ से मिलके बना है। जैसा कि पहले भी हमने पिछले बताया था, आ प्लस ई से मिलके बना है था ए, और ए जो थी वो आ प्लस ए से मिलके बनी हुई थी। इसमें क्या है, आ प्लस ऊ से ओ बना हुआ है, और जो है वो आ प्लस ओ से मिलके बना हुआ है। चलो आगे बढ़, यानी प्रश्न संख्या है 7, रा किन का जो उच्चारण है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि ध्वनि किस प्रकार की होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका ऑप्शंस है बी, यानी कि रा शब्द जो है उसका उच्चारण जो होता है वो नासिक की सहायता से होता है। तो रा हो, चाहे ना हो, चाहे माँ हो, चाहे डा हो या चाहे माँ हो, ये सारे के सारे पंचमाक्षर हैं। अतः इनका प्रत्येक पंचमाक्षर का उच्चारण नासिक की सहायता से होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, री जो है किस प्रकार की ध्वनि, यानी उसका उच्चारण किस प्रकार की, उच्चारण जब करते हैं तो किस प्रकार मतलब किस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। आपके ऑप्शन हैं ए, बी, सी या डी। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका ऑप्शन है डी, यानी कि री जो है मूर्धन्य की सहायता से बोला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9, यानी कि आ और आ किसकी सहायता से बोले जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी। तो आपका जो ऑप्शन है उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। और आपका ऑप्शन है सी, यानी कि आ जो है और आ वो कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है। इसका प्रश्न जो है वो है ए और ए किन वर्णों से मिलकर बना कि किसकी सहायता से बोले जाते हैं। ए और ए जो है वो उच्चारण स्थान की किसकी सहायता से बोले जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। और आपका ऑप्शन है सी, यानी कि ए और ए जो है वो कंठ तालव्य की सहायता से बोले जाते हैं। किस तरीके से, जैसे कि हमने बताया था ए जो है वो आ प्लस ई से मिलके बना है। तो ए जो है वो कंठ की सहायता से बोला जाता है, ए आ, तो ई जो है वो तालव्य की सहायता से बोले जाते हैं, तालव्य का उच्चारण। तो यही कारण है कि कंठ तालव्य से बोला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका 11वां प्रश्न है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका जो ऑप्शन है वो है सी, यानी कि ओ और औ किसकी सहायता से बोले जाते हैं। तो ओ और जो है वो कंठोष्ठ की सहायता से, जैसा कि हमने आपको बताया था आ
आ ऊ से मिलकर ओ बना हुआ है, तो आ जो है वो कंठ की सहायता से और ऊ जो है ओष्ठ की सहायता से। यही कारण है कि कंठोष्ठ इसका उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अग्र स्वर की संख्या है, आपका ऑप्शन है ए बी सी या डी। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो आपका ऑप्शन है वो सी, यानी अग्र स्वर जो है उनकी संख्या है 5। अग्र स्वर का मतलब क्या है? अग्र स्वर का मतलब ये है कि जब आप उच्चारण करते हैं तो उसमें आपकी जीवा का जो अग्रभाग एक्टिव होता है उसी को बोलते हैं अग्र स्वर। तो इनकी संख्या है 5। कौन कौन से अग्र स्वर हैं ये आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन में ये दे दिया गया है कि अग्र स्वर हैं या इनमें से नहीं है। अगर दे दिया कौन सा है तो 3 अन्य विकल्प होंगे, एक से। इसमें दे दिया नहीं है तो 3 दे रखे होंगे, एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आ, ई, ए और ए, ये 5 हैं। आपको ध्यान ये रखना, आ के साथ ई और ई है और आ ई से मिलके जो बने हैं वही है, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना, आ ई और आ ई से जो मिलके बना हुआ है वो ये, यही आपको ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न है कि पश्च स्वरों की संख्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी या डी। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका जो ऑप्शन है वो है सी, यानी कि पश्च स्वर जो है उनकी संख्या भी 5 ही है। कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। आ, जैसे कि आपने उसमें देखा था, उसमें छोटा वाला आता है, इसमें बड़ा आ है। और ऊ और ओ और औ, यानी कि इनकी जो संख्या है वो भी 5 है और ये 5 है। आपको बस ये याद इसीलिए रखना है कि कौन कौन से आ और ऊ से मिलके ओ बना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ये यही आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कौन कौन से आपसे संख्या कम ही पूछी जाती है। ज़्यादातर यही रख दिए जाते हैं कि इसमें से बताना रहता है अग्र स्वर कौन से हैं या नहीं, पश्च स्वर कौन से हैं या नहीं। जैसा कि बताया था हमने आपको कि जो अग्र स्वर हैं उनका उच्चारण करते समय जो हम बोलते हैं तो हमारी जीवा जो है वो आगे की तरफ एक्टिव, आगे वाला भाग जो एक्टिव रहता है, इसके लिए अग्र स्वर कहा जाता है। जिसमें जीवा पीछे का पिछला भाग जब एक्टिव होता है तो उसको पश्च स्वर बोला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है। इसमें कहा गया है भाषा की लघुत्तम इकाई है, यानी कि भाषा की लघुत्तम है या सबसे छोटी इकाई है। एक होती है मौखिक, तो मौखिक इकाई, यानी क्वेश्चंस में सिर्फ ये लिखा हुआ है लघुत्तम इकाई है। इस प्रश्न है कि भाषा की लघुत्तम इकाई है यानी मौखिक है, तो आपका ऑप्शन है ए बी सी या डी। और जो आपका ऑप्शन है बी, यानी कि ध्वनि, यानी कि ये मौखिक है। यानी भाषा की लघुत्तम इकाई यानी सबसे छोटी इकाई जो मौखिक है वो है ध्वनि। और आपका अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई है लेकिन लिखित, कौन सी? आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी या डी। और जो आपका ऑप्शन है वो है ए, यानी वर्ड। दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि जब आप मुंह से बोलते हैं तो वो भाषा हो जाती है मौखिक, और जब आप लिखते हैं तो वो हो जाती है लिखित। बस आपको यही याद रखना है कि जो आपकी भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो मौखिक है और लिखित है। मौखिक है ध्वनि, क्योंकि मौखिक का मतलब होता है बोलना और लिखित का मतलब लिखना। तो रिटन में जब लिखेंगे तो वर्ड को लिखेंगे, बोलेंगे तो ध्वनि ही होगी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि भाषा की लघुत्तम इकाई लिखित है वर्ड और मौखिक है ध्वनि। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर जो स्वर के जो भेद हैं वो कितने हैं? आपका ऑप्शन है ए बी सी या डी। और जो आपका ऑप्शन है वो है सी, यानी कि जो मात्रा के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं वो 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लस स्वर। यानी कि ह्रस्व में 1 मात्रिक है और दीर्घ में 2 मात्रिक है, और प्लुत में क्या होता है कि 2, जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक का समय लगे तो प्लुत। जिसका फॉर एग्जांपल है ओम। ओम का जब हम लोग उच्चारण करेंगे
जब ओम का जब हम लोग बोलेंगे तो उसमें दो मात्राओं से, जैसे औ है, औ ओम, उससे ज़्यादा शब्द होता है। यही कारण है कि इसको तीसरे में यानी प्लुस स्वर में रखा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 17वां प्रश्न है। इसमें कहा गया व्यंजनों की संख्या है। आपके ऑप्शन हैं ए, बी, सी या डी। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका ऑप्शंस है जो सही है वो है बी, यानी कि व्यंजनों की संख्या है वो है 39। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि वर्णमाला में वर्णों को 3 भागों में बांटा गया था, स्वर, व्यंजन, अवयव भाग में। और फिर स्वर जो है उनको 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व या मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन जो है उनको भी 3 भागों में बांटा गया है, मूल व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन पूछा गया कि मूल व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या है वो है 39। इसको 3 भागों में बांटा गया है, मूल व्यंजन में, उच्छिष्ट और संयुक्त। तीन। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है ये, आपका अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन की संख्या है। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। जो आपका ऑप्शन है वो है ए, बी, सी या डी। जल्दी से अपने उत्तर को बताएं। और आपका ऑप्शन है बी, यानी कि ऊष्म व्यंजन जो है उनकी संख्या है 4। आपके ऑप्शन हैं ए, बी, सी या डी। तो आपका जो ऑप्शन है वो है बी, यानी ऊष्म व्यंजन जो है उनकी संख्या है 4। आइए हम आपको बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि मूल व्यंजन जो है उसमें क्या है कि जो ऊष्म व्यंजन जो है उनकी संख्या है 4। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? स, स, श और हा, यानी कि ये ऊष्म व्यंजन जो है वो है 4। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये क्रम है, कई परीक्षाओं में मूल रूप से इसका क्रम पूछा गया है कि इसका क्रम, सही क्रम जो है वो क्या है, ये ज़्यादातर पूछा गया है। यही आपको ध्यान में रखना है कि सा, श और सा। इस वाले में कभी कभी ये हो जाता है कि आदमी इसको इधर रख देता, इसको इधर रख देता है, लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है कि सही क्रम जो है वो है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, अर्ध स्वर है। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। जल्दी से अपने उत्तर को बताएं। तो आपका जो ऑप्शन है वो है सी, यानी जो अर्ध स्वर हैं वो है या और वा। जब हम लोग देखेंगे अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वा, इसमें जो अर्ध स्वर हैं वो हैं या और वा। ये दो जो हैं वो अर्ध स्वर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अपना अगला प्रश्न जो है वो 20वां प्रश्न है, मूल व्यंजन की संख्या है। आपके ऑप्शन हैं ए, बी, सी या डी। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और वो आपका जो ऑप्शन है वो है ए, यानी कि मूल व्यंजन है उनकी संख्या है 33। जैसा कि हमने आपको बताया था कि व्यंजन जो है वो 39 है, उनको 3 भागों में बांटा गया था। मूल व्यंजन जो है उनकी संख्या है 33। और अंतस्थ व्यंजन हमने आपको बताया था जो है उनकी संख्या है 4। और ऊष्म व्यंजन जो है उनकी संख्या है 4। ये हमने आपको बताया था। जैसा कि हमने बताया कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो और आपको ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न जिसकी संख्या है 21, क्वेश्चन नंबर है 21। आपका क्वेश्चन है वर्गीय व्यंजन जो हैं उनकी संख्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका जो ऑप्शंस है वो है सी, यानी कि वर्गीय व्यंजन जो है उनकी संख्या है 25। जैसा कि हमने बताया था कि स्वर जो है वर्णमाला जो है उसको 3 भागों में बांटा गया, स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया और व्यंजन को भी 3 भागों में। मूल व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन।
और जो मूल व्यंजन है उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। मूल व्यंजन जिनकी संख्या है 33, इसको जैसा कि आपके ऑप्शन में था 25 यानी वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और पुष्प व्यंजन। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है यानी उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन जो है उनकी संख्या है, उच्छिप्त व्यंजन जो है वो है, ऑप्शन आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। तो आपका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं। और आपका जो ऑप्शन है वो है ए, यानी कि जो उच्छिप्त व्यंजन है वो है डा। उच्छिप्त व्यंजन जो है इसको द्विगुण गुण भी बोलते हैं। इनकी जो है इनकी संख्या है 2, जो मूल रूप से है। इसके आगे आपको ये ध्यान रखना जो डा है और जो डा। इसमें आपको देखने वाली बात है द्विगुण में क्या है कि इसमें जो नीचे बिंदी लगी हुई है यही इसकी पहचान कराते हैं कि ये उच्छिप्त है यानी द्विगुण। ये डा है और ये ना है, यानी कि इसमें 2 व्यंजन का प्रयोग किया गया है। यही कारण ये बताया गया है कि ये 2 है। जैसा कि हमने बताया था कि व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, यानी मूल व्यंजन में, उच्छिप्त व्यंजन में और संयुक्त व्यंजन। यानी 39 का जो डिवाइडेशन है वो इन 3 भागों में है। संयुक्ताक्षर व्यंजन है वो 4 है, उच्छिप्त 2 है और ये 33। ये डिवाइडेशन जो है वो इसी हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है स्रा। स्रा जो शब्द है वो किन 2 शब्दों से मिलके बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी जो स्रा है वो स और रा से मिलकर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्ताक्षर व्यंजन जो है, संयुक्ताक्षर व्यंजन है उनकी संख्या है 4, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। जैसे कि आपसे प्रश्न में पूछा गया है जो स्रा है वो किससे मिलके बना है, तो स्रा जो है वो सा प्लस रा से मिलके बना हुआ है। स्रा संयुक्ताक्षर व्यंजन आप देख लीजिए सभी से मिलके बनी हुई। छा जो है, छा जो मिलके वो है वो का प्लस सा से मिलके छा बना हुआ है। और ता प्लस रा से मिलकर त्रा बना हुआ है। और जा प्लस वा से मिलकर ज्ञा बना हुआ, यानी कि ये जो 4 हैं वो इनसे मिलके बने हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न यानी 24वां प्रश्न है नासिक की सहायता से बोले जाते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी। जल्दी से आप अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर टाइप करें। और हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, अगर हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दें। और जैसा कि आपका अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है नासिक की सहायता से बोले जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। तो आपका जो उत्तर है वो है बी, यानी कि जो पंचमाक्षर जो होते हैं वो नासिक की सहायता से बोले जाते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था रा, वा, रा, ना, मा, ये जो पंचमाक्षर हैं वो सब के सब नासिक की सहायता से बोले जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला यानी 25वां प्रश्न है कि इसमें पूछा गया है जो महाप्राण हैं उनके अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और आपका जो उत्तर है वो है ए, यानी कि ये जो डा है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। और ये वाला जो डा है जिसकी बिंदी लगी रहती है ये अल, जैसा कि ये अल्प प्राण में और ये महाप्राण में, यानी कि ये दोनों ही जो हैं
वो उच्छिष्ट व्यंजन के, यानी उच्छिष्ट व्यंजन का जो विभाजन है वो ड और ढा में है, यानी अल्प प्राण में ये आता है, ये महाप्राण में आता है। और आपका अगला प्रश्न यानी 26वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अघोष के अंतर्गत नहीं आता है। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका जो उत्तर है वो है डी, यानी हाँ। यानी कि आपने देखा होगा कि सा 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 और हा। तो इसमें जो है अघोष के अंतर्गत नहीं आता है वो है हा, शा, शा और शा, तीनों ही अघोष के। जैसा कि आपको बताया सा 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 और हा में सिर्फ हा जो है वो सघोष के अंतर्गत आता, और बाकी के तीनों सा यानी कि उस व्यंजन में सा 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 तीनों के तीनों अघोष में आते हैं, हा जो है वो सघोष में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका 27वां प्रश्न और जो अंतिम प्रश्न है उस पर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जो आपका जो अंतिम प्रश्न है उसके बाद आप ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या जो भी आपसे नहीं हो पाया उसके कोई भी समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी हमसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम उसके बारे में आपको गाइड करें, वो हम किसी न टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स के थ्रू आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका 27वां और अंतिम प्रश्न है कि अकारांत होते हैं, जिस आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। आपने उत्तर को जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी अकारांत जो होते हैं, जो अकारांत होते हैं उनके अंत में आ यानी छोटा आ। जैसे कि ये लिखा हुआ है राम, ये जो राम लिखा हुआ है राम, अगर हम इसको करते हैं तो ये शुद्ध शब्द जो बनेगा वो ये, यानी कि इसके अंत में ये जो आ है ये यही कारण है ये अकारांत है। अगले एक क्वेश्चन और होता है कि आकारांत क्या होता है, जिसके अंत में आ हो। जैसे कि ये लिखा हुआ है ता प्लस आ, बड़ा लिखा हुआ यानी अकारांत, जिसमें छोटा आ हो यानी मात्रा ना लगी हुई हो। आकारांत वो होता है जिसमें बड़े आ की मात्रा लगी हुई हो। उसके अलावा एक और प्रश्न होता है इकारांत क्या होता है, जिसके अंत में छोटी ई की मात्रा हो। और इकारांत क्या होता है, जिसके अंत में बड़ी की मात्रा। जैसे समझिए संधि, संधि जो है इसमें जो मात्रा है वो छोटी ई की है, यानी कि ये इकारांत है। ये नदी लिखा हुआ है, इसके अंत में जो है वो बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो ये इकारांत है। यानी कि आपके कुल प्रश्न थे 27। और जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हुए हैं। और जो भी आपसे के क्वेश्चन नहीं हो पाए, आपसे जो भी गलती हुई है उस गलती को दोबारा से, अपने जो भी वर्णमाला है उसको दोबारा से रिवाइज करें और उन प्रश्नों को सही करें। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जो भी गलतियां हुई हैं उनको सुधार लेंगे। और पहली बात ये भी बात हम आपको बताना चाहते हैं, ये टॉपिक हो गया है रीजनिंग में एक टॉपिक हो, आगे आने वाले समय में आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज हम रीजनिंग या मैं खुद या राजीव सर रीजनिंग के, या सौरभ सर मैथ, या संतोष सर पॉलिटी के अपने प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। इस बात का हम आपको भरोसा देते हैं कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक प्रत्येक टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाते रहेंगे। ऐसा कतई नहीं है कि मैं इसको बीच में हम लोग किसी भी प्रकार से इसको छोड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि कोरोना महामारी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी जगह आ सकती है। बस इसलिए आप लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगाते रहें। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे पड़ोस में ही एक विधायक जी हैं, उनका जो कोरोना रिपोर्ट जो आई वो पॉजिटिव आ गई है। यही कारण है कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ ही वक्त बाद कि सील कर दिया जाए या कुछ कर। यही कारण है कि जो वीडियो है
बनाते हम लोगों का जो स्टूडियो है वो उनके घर के बिल्कुल नज़दीक है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है हमको वीडियो बनाने में, तो उसके लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर कोई समस्या नहीं आती तो कोई बात नहीं, वैसे कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करते रहें। आप हमसे जब तक आपका सिलेबस पूरा ना हो जाए तब तक आप कृपया करके हमसे जुड़े रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नमस्ते।